ना वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये वेक्टर हम लोग रिलेट कर लेते हैं ये वेक्टर हम लोग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और क्यों स्टार्ट कर रहे हैं इससे, ठीक है। तो वेक्टर हम लोग को जब पढ़ना होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, हम लोग फिर से वही चीज पढ़ेंगे। देखो हम लोग फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते थे बताओ, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ते थे ना। और फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बताओ, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड, है ना। एनीथिंग दैट कैन बी मेजर्ड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी को हमने 9th के बेसिस पे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। किस किस पार्ट में डिवाइड किया था, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है ना। अब हम लोग आ गए 11th में, तो 11th में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हमारा हो जाएगा स्केलर और दूसरा हो जाएगा वेक्टर, ठीक है। एक स्केलर हो जाएगा और एक वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो स्केलर के बारे में हम लोग जानते हैं, स्केलर क्या होता है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और वेक्टर क्या होता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। अब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। और तो हम लोग इसमें क्या समझते हैं, अब देखो हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जांपल क्या होता है, स्केलर और वेक्टर से एग्जांपल से हम लोग और डीप में समझते हैं कि स्केलर किसे कहते हैं और वेक्टर किसे कहते हैं। इसका जरूरत ही क्यों पड़ा हम लोगों को। तो देखो हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, है ना। तो देखा गया कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसमें हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड बताएंगे तो हमारा काम हो जाएगा। जैसे मान लो कि अगर तुमको बोकारो से धनबाद तक का डिस्टेंस कोई पूछे कि क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन धनबाद एंड बोकारो, तो तुम क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे, बताओ 40 किलोमीटर, है ना। 40 किलोमीटर, तो तुम क्या बताए, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई, तुम्हारा काम हो गया, उसके साथ डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं पड़ा, ठीक है ना। अगर मान लो तुमसे कोई बोले कि तुमको मान लो अपने दोस्त के साथ जाना है धनबाद, तो तुम अपने दोस्त से बोली कि तुम मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे आओ, हम लोग चलेंगे साथ में धनबाद, तो क्या तुम्हारी दोस्त तुम तक पहुंच जाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। क्यों नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि तुम मैग्नीट्यूड तो बताई लेकिन डायरेक्शन नहीं बताई। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड बताने से हमेशा काम नहीं चलता है, कभी कभी हम लोगों को उसके साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि कोई फाइटर जेट है, अगर फाइटर जेट जा रहा है अपने दुश्मन के इलाके में जा रहा है, उसका कंट्रोल रूम से हमेशा कोऑर्डिनेशन होते रहता है, कंट्रोल रूम से। तो कंट्रोल रूम से आया मैसेज कि दुश्मन आपके 100 मीटर की दूरी पे है, लेकिन डायरेक्शन बताया ही नहीं, तो क्या वो मार देगा उसको, नहीं मार पाएगा। यहाँ पे डायरेक्शन बताना भी इंपॉर्टेंट था। इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना हमेशा इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी कभी। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बता दें हमारा काम हो जाएगा, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि अगर इस रूम का टेम्परेचर बताना है तो हम लोग क्या बताएंगे, बता देंगे 24 डिग्री सेल्सियस। इसके साथ डायरेक्शन बताने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया हमारा काम हो गया। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग स्केलर बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब वेक्टर और स्केलर में हम लोग को एक डिफरेंस तो समझ में आ गया कि एक में मैग्नीट्यूड बताने का जरूरत होता है सिर्फ, और एक में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है ना। जैसे मान लो कि अगर एक ऑब्जेक्ट है उसको 50 मीटर ऊपर फेंकना है और 50 मीटर नीचे फेंकना है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, तो तुमको क्या लगता है किस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। बहुत ही कॉमन सा हमारा कॉमन सेंस है कि अपवर्ड डायरेक्शन में हमको फेंकना हो, सेम ऑब्जेक्ट है 50 मीटर ऊपर फेंकना है, 50 मीटर नीचे फेंकना है, तो सेम ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग को अलग अलग फोर्स लगाना पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है, किस डायरेक्शन में लगाना है इस बात पे डिपेंड करेगा कि फोर्स कितना लगाना होगा। समझ में आ रही बात। इसका मतलब कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा है जिसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड बताने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं।
और बाकी सबको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसा हो, मान लो यही ऑब्जेक्ट है, उस पे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और 2 न्यूटन का फोर्स इधर ही लग गया। अब बताओ कि इस पॉइंट पे टोटल कितना फोर्स लगा? 4 न्यूटन, क्योंकि दोनों का दोनों इधर ही लगा है, तो वो दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 4 न्यूटन लग गया। समझ में आ रही बात? यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा इस पे? 4 न्यूटन। समझ में आ रही बात? अब देखो यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल था वो कितना था? 180 डिग्री। यहां पे इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना था? 0 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 180 डिग्री था तो दोनों का सम 0 आया। दो वेक्टर के बीच का एंगल जब 0 डिग्री था तो दोनों का सम 4 न्यूटन आया। इसका मतलब हम लोग को ये समझ में आ गया कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए दोनों के बीच का एंगल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दो वेक्टर के बीच का एंगल इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रही बात? एंगल ही ये डिसाइड करेगा कि दो वेक्टर का सम क्या होगा, 0 होगा या 4 होगा। और हम तो कहते हैं 0 से 4 के बीच में कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द एंगल। यहाँ पे तो हम लोग दो ही एंगल के बारे में बात किए, दो वेक्टर के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। मान लो ये वेक्टर इधर होता तो अभी इन दोनों के बीच का एंगल अलग होता, ऐसे होता तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री होता। तो हर एंगल पे अलग अलग सम आएगा। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या है कि दो वेक्टर के बीच का एंगल ये डिसाइड करेगा कि इन दोनों का सम क्या होने वाला है। ठीक है, समझ में आ रही बात? स्केलर में ऐसा कुछ भी नहीं था, सीधा 2 + 2 लिखते तो सीधा 4 लिख देते और कोई आंसर ही नहीं आना था। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड या फिर कहो स्केलर को ऐड करने का तरीका हम लोगों ने मैथमेटिक्स में सीख रखा है। अब हम लोग क्या सीखेंगे? दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अब हम लोग समझते हैं कि दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना होगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे डिसाइड करते हैं। दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं? तो देखो, मान लो कि दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। ठीक है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। एक वेक्टर मान लो इधर है और एक वेक्टर इधर है। समझ में आ रही बात? इसको फील करने के लिए क्या समझ सकते हैं? जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इसको दो तरफ खींचा जा रहा है, एक इधर से खींचा जा रहा है, एक इधर से खींचा जा रहा है। तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? इन दोनों का सम होगा। मान लो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच का एंगल 45 डिग्री था, यहाँ पे दो फोर्स लगा ऐसे और ऐसे, और इन दोनों के बीच का एंगल भी था 45 डिग्री। और फिर मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक को ऐसे धकेल रहे हैं और एक को ऐसे, एक से ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट है, इसको धकेल रहे थे और इसको खींच भी रहे थे। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल मान लो यहाँ पे 120 डिग्री है। तो इन दोनों केस में ए और बी के बीच का जो एंगल है वो 45 डिग्री ही है। लेकिन इस केस में ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है। ठीक है, इस केस में ए और बी के बीच का एंगल 120 डिग्री नहीं है। क्यों नहीं है? तो इन दोनों वेक्टर का हेड और टेल मिला हुआ है, इसीलिए इन दोनों के बीच का वेक्टर एंगल 120 डिग्री नहीं है। वेक्टर और वेक्टर के बीच एंगल हम तभी डिसाइड कर सकते हैं जब दोनों का टेल और टेल मिला हुआ हो। समझ में आ रही बात? ये देखो, ये उसका क्या हो गया? टेल हो गया, और ये क्या हो गया? उसका हेड हो गया। ठीक है, जब दो वेक्टर का टेल और टेल मिला हुआ हो तभी हम लोग एंगल डिसाइड करेंगे। तो टेल और टेल जो मिला है तो ये वाला एंगल बन रहा है 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, उसके बाद इन दोनों का तो हेड और हेड मिला हुआ है, तब कैसे डिसाइड करेंगे हम लोग? तो क्या करेंगे? इस वेक्टर को हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और इस वेक्टर को हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो देखो, इन दोनों का टेल और टेल मिल जाएगा ना, तब उन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? यही 45 डिग्री, यही 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ रही बात? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। कब डिसाइड कर पाए? जब दोनों का टेल और टेल मिला हुआ था। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है, तो हम लोग यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं? यहाँ से हम लोग सीख सकते हैं कि किसी भी वेक्टर को उसी के लाइन के अलोंग हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, और इस वेक्टर को उसी के लाइन के अलोंग हम लोग कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। और कैसे शिफ्ट कर सकते हैं वेक्टर को?
इस वेक्टर को हम लोग मान लो पैरेलली अगर शिफ्ट कर दे, देखो इसको अगर पैरेलली शिफ्ट करेंगे तो कुछ यहाँ आ जाएगा, देखो ये वेक्टर को पैरेलली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं, तब भी देखो टेल और टेल मिल गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, देखो ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये 45 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल हम लोग तभी डिसाइड कर सकते हैं जब दोनों का टेल और टेल मिला हुआ हो, तो डिसाइड करेंगे हम लोग। और टेल मिलाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वेक्टर को हम लोग उसी के लाइन के अलोंग शिफ्ट कर सकते हैं और उसके पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं, उसी के लाइन के अलोंग या फिर पैरेलल। ठीक है, शिफ्टिंग करके हम लोग टेल और टेल मिला लेंगे और फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेंगे। क्योंकि देखो अभी हम लोग समझे थे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल डिसाइड करेंगे तभी हम लोग सम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो अब यहां तक अगर हम लोग समझ गए हैं तो हम लोग ट्राइंगल लॉ हम लोग समझ सकते हैं। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तीन लॉ है, तीनों का मतलब तीनों का डेरिवेशन से एक ही फॉर्मूला आता है, बस स्टेटमेंट अलग अलग है। ठीक है, तो पहला जो लॉ है, पहला लॉ है वो है ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, जैसे मान लो कि एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, अब इन दोनों फोर्स को ऐड करना है। हम नोट्स दे देंगे, हम नोट्स दे देंगे, लिखने की जरूरत नहीं, हम नोट्स दे देंगे, सारा कुछ लिखा हुआ है। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है, ये मान लो हमारा वेक्टर ए है और ये हमारा वेक्टर बी है। तो इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है तो हम लोग को ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग चलना है। अगर तो हम लोग को क्या लिखना होगा, हम ट्राइंगल लॉ का स्टेटमेंट है कि जिन दो वेक्टर को ऐड करना है, जिन दो वेक्टर को ऐड करना है उसको हम लोग ट्राइंगल के दो साइड के फॉर्म में लिखेंगे इन सेम ऑर्डर। उसको क्या लिखेंगे हम लोग, ट्राइंगल के दो साइड के फॉर्म में लिखेंगे इन सेम ऑर्डर। देखो यहाँ पे भी ट्राइंगल के दो साइड के फॉर्म में था ये, लेकिन ये दोनों सेम ऑर्डर में नहीं था। सेम ऑर्डर में कहने का मतलब कि किसी का हेड किसी के टेल से मिला हुआ होगा तो ये सेम ऑर्डर होता है। ठीक है, जैसे हम लोग खड़े रहते हैं ना सुबह असेंबली में, तो बोलते हैं ना एक ऑर्डर में खड़े हो जाओ, तो एक ऑर्डर में खड़े होते हैं तो क्या होता है, किसी का बैक हमारे हेड से मिला हुआ होता है, तो ये सेम ऑर्डर में हो गया। तो देखो इसका बैक इसके हेड से मिला हुआ है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में, इसीलिए इसी वेक्टर को हम लोग इस तरह से लिखे हैं। देखो ये वाला वेक्टर को यहाँ पे शिफ्ट कर दिए और इसको पैरेलली हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर दिए। अब ये दोनों वेक्टर कैसा हो गया, सेम ऑर्डर में हो गया और ट्राइंगल के दो साइड के फॉर्म में भी हो गया। यहाँ पे तो ट्राइंगल के दो साइड के फॉर्म में था लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं था, इसलिए इस फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग ट्राइंगल लॉ से ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इन दो वेक्टर को अगर हम लोग को ऐड करना है और वो दोनों वेक्टर को हम लोग क्या किए, ट्राइंगल के दो साइड के फॉर्म में लिखे हैं इन सेम ऑर्डर। ठीक है, देन द थर्ड साइड ऑफ दैट ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब देखो ये दोनों वेक्टर आ गया सेम ऑर्डर में, अब इसके अकॉर्डिंग जो तीसरा साइड है वो यही होना चाहिए, यही होना चाहिए। अब तीसरा वेक्टर ऐसे भी तो हो सकता था, ऐसे भी हो सकता था, ऐसे होता तो देखो ये और ये तो सेम ऑर्डर में हो गया कि नहीं, किसी का हेड किसी के टेल से मिला हुआ है, ये दोनों भी सेम ऑर्डर में हो गया, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं लेना। ट्राइंगल लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या समझना है कि दो वेक्टर जिनका सम निकालना है, ए है और ये हमारा बी है, इन दोनों का सम निकालना है तो इनको सेम ऑर्डर में रखना है। और जो ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा, ट्राइंगल का जो थर्ड साइड होगा उसको हम लोग को अपोजिट ऑर्डर में लेना है, तब वो इन दोनों का सम रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर, आर वेक्टर। ठीक है, और भी देखो ए और बी के बीच का एंगल कौन सा होगा, देखो यही वाला एंगल होगा कि नहीं, क्योंकि इसको आगे शिफ्ट करेंगे तब टेल और टेल मिलेगा, तो ये वाला एंगल हो जाएगा, ए और बी के बीच का एंगल ये वाला हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, अब देखो हम लोग को क्या निकालना है, इस रिजल्टेंट का क्या क्या निकालना है। आर हमारे पास वेक्टर है, आर वेक्टर अननोन है, इसका ये वेक्टर है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास मैग्नीट्यूड है और इसके पास डायरेक्शन है, तो मैग्नीट्यूड भी निकालना है और डायरेक्शन भी निकालना है। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मतलब इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ठीक है, तो इसका लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो यहां से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे आगे और इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे। अब देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसका स्क्वायर पर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ठीक है,
तो अब इसका लेंथ और इसका लेंथ तो हम लोग को पता नहीं है, ये तो कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो इसी ट्राइंगल को हम यहाँ पे साइड में बना रहे हैं। अब देखो इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे साइड में बना दिए, तो ये वाला लेंथ क्या है? बी है ये, और ये वाला एंगल थीटा है। ये हमारा थीटा के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, और थीटा के साथ जो लगा हुआ होता है साइड, उसको हम लोग बेस बोलते हैं, और जो लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेनस है। अगर यहाँ पे हम लोग साइन थीटा लगा लें तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी बाई कैपिटल पी। यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी साइन थीटा। अगर कॉस थीटा लगा लें, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? बेस बाई हाइपोटेनस, तो बी बाई कैपिटल बी। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकल जाएगा? बी इक्वल टू क्या निकल जाएगा? बी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये नीचे वाला साइड जो हो गया, ये कितना हो गया? बी कॉस थीटा, और ये बी साइन थीटा हो गया ना। अब देखो बेस का लेंथ निकल गया ना, a प्लस बी कॉस थीटा, और रिजल्टेंट का जो स्क्वायर हो जाएगा, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। बेस मतलब क्या? a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम लोग तोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो यहाँ से बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें से हम लोग को बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा? देखो बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो ये कितना हो जाएगा? प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, प्लस 2ab cos थीटा, और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये मैग्नीट्यूड निकालना है, तो ये a क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a है। ये क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b है। a b और थीटा क्या है? a और b का के बीच का एंगल है, ठीक है। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग और क्या निकालेंगे हम लोग, और इसके साथ हम लोग को क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन अगर हम लोग को निकालना है तो हम लोग क्या निकालेंगे? ये वाला एंगल निकालेंगे अल्फा। अब ये एंगल अगर अल्फा निकालना है हम लोगों को, तो ये अल्फा एंगल निकालेंगे तो डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा, ये भी हम लोग को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये अजीब सा बात है कि भाई अल्फा निकालेंगे डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा। तो डायरेक्शन ये अल्फा निकाले तो डायरेक्शन कैसे निकल जाएगा? देखो ये वाला वेक्टर हम लोग को पहले से नोन था, नोन वेक्टर से अगर इंक्लाइनेशन बता देंगे तो हमारा डायरेक्शन निकल जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो हम लोग देखो नॉर्मल का मेथड है हमारे पास, हम लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, इधर होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो अगर कोई हमसे बोले कि ईस्ट से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो देखो एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं निकल गया। पहले से नोन वेक्टर था, नोन डायरेक्शन था, नोन डायरेक्शन से 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ, तो हम लोग को एग्जैक्ट डायरेक्शन मिल गया। इसका मतलब सिर्फ क्या बताना पड़ा? एंगल बताना पड़ा। तो हम लोग जब भी अल्फा निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? रिजल्टेंट का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? अल्फा निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? tan अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू मान लो अगर 1 आ गया सॉल्व करके, जो भी फॉर्मूला आएगा सॉल्व करके मान लो 1 आ गया, तो इसका मतलब कि अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। अगर tan अल्फा का वैल्यू अगर मान लो आ गया √3, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग tan अल्फा से निकाल लेंगे, ठीक है। तो tan अल्फा देखो इस ट्रायंगल में tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस b cos थीटा। समझ में आ रही बात? और ये जो अल्फा एंगल निकालेंगे तो जो भी वेक्टर हमने a माना है उससे इंक्लाइनेशन निकलेगा, दूसरे से इंक्लाइनेशन नहीं निकलेगा। किससे इंक्लाइनेशन निकलेगा? a से इंक्लाइनेशन निकलेगा। अगर मान लो b से इंक्लाइनेशन पूछ रहा है तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, इसको हम लोग बीटा बोल दे रहे हैं। तो बीटा निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? tan बीटा। और tan बीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बस a और b को क्या कर देना है? इंटरचेंज कर देना है। सिर्फ a और b को इंटरचेंज करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मूला a sin थीटा डिवाइडेड बाई b प्लस a cos थीटा। बस। तो तुमसे जनरली यही सवाल पूछा जाएगा। मान लो कभी ट्रिकी क्वेश्चन हुआ, ये पूछ दिया, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे कि b से इंक्लाइनेशन। पॉलीगन रूल पढ़ लेते हैं, और तीनों लॉ से एक ही फॉर्मूला आने वाला है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आने वाला है? बोलो, रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला आने वाला है?
a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टू ऑफ थीटा अंडर रूट। ये क्या था? मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था, है ना? ये मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था और डायरेक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला था? डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? tan अल्फा। और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता था? बोलो, b sin थीटा बाई a प्लस b cos थीटा। ठीक है। अगर मान लो, देखो इसको हम लोग को कैसे यूज करना है, देखो हम लोग समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मान लो कोई भी वेक्टर दिया हुआ है, जैसे मान लो एक पॉइंट है, इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर से लग रहा है। ठीक है। तुम्हारा मन है कि हम, ये है मान लो 5 न्यूटन का और ये है मान लो 10 न्यूटन का। ठीक है। अब ये तो ए और बी तो दिया हुआ नहीं है, तो तुम्हारा मन है जिसको मन करे ये ए मान लो इसको और इसको बी मान लो, और जब तुम डायरेक्शन निकालोगे तो जो भी एंगल आएगा वो ए से इंक्लाइनेशन बताएगा। समझ में आया हम क्या बोले? ठीक है। जैसे ये हम लोग tan अल्फा निकालते थे तो ये अल्फा किससे इंक्लाइनेशन था? है ना? ऐसे ही था ना? देखो ये a माने थे हम लोग और ये b माने थे, ये अल्फा था। तो अल्फा जो आएगा हमेशा a से इंक्लाइनेशन आएगा। मतलब a अगर तुम इसको माने हो तो तुम जो भी एंगल निकालोगे रिजल्टेंट का वो इससे इंक्लाइनेशन बताएगा। ये समझ में आया? ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है ना? और अगर इसको a मानोगे तो जो भी अल्फा आएगा, नहीं इसको अगर a मान लिए, इसको b नहीं माने, इसको a मान लिए, तो जो भी अल्फा आएगा इससे इंक्लाइनेशन बताएगा। और वो भी कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज। अगर इससे इंक्लाइनेशन बताओगे तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट देखो कैसा आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कि नहीं? इन दोनों का रिजल्टेंट देखो, इसको हम लोग को क्या करना है? ट्राइंगल रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? इसको शिफ्ट करेंगे आगे ऐसे। देखो अब देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गया, एक का हेड और एक का टेल मिला हुआ है, तो ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गया। अब जो आएगा वेक्टर जो फाइनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये जो इंक्लाइनेशन ए इसको माने हैं तो इंक्लाइनेशन ये होगा एंटी क्लॉकवाइज अल्फा ये वाला होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत? अगर मान लो इसको ए माने होते, इसको ए माने होते, देखो अब सब मिटा दे रहे। ठीक है। अब देखो इसको अगर ए माने होते, इसको ए माने होते, ये ए है हमारा और ये हमारा बी, तो अब क्या करते? अब कैसे हम लोग इसको लिखते बताओ? बी को शिफ्ट करते। बी को कहां शिफ्ट करते? देखो इसको ऐसे शिफ्ट कर देते तो देखो इसका टेल और इसका हेड मिल गया, मतलब ये दोनों सेम ऑर्डर में आ गया। ये बी हो गया, तो देखो इस बार देखो ये वेक्टर का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा कि नहीं? तो इस बार जो एंगल आएगा वो ये वाला आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब ये वाला आएगा। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज ए से ये वेक्टर है, वेक्टर का डायरेक्शन। ठीक है ना? तो इतना डिफिकल्ट सवाल तुमसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मान लो कभी पूछ दिया गया जिंदगी में तो समझ में तो आना चाहिए ना। सब कुछ पढ़ के रखेंगे तब ना। हाँ बोलो। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे थीटा का वैल्यू यही वाला था, यहाँ पे। और इस, हाँ ये tan अल्फा का वैल्यू यहाँ पे इसमें, यही फॉर्मूला तो हमेशा यही यूज करना है। अब देखो a का वैल्यू तुमको गिवन होगा, b का वैल्यू तुमको गिवन होगा, थीटा का वैल्यू तुमको गिवन होगा। देखो थीटा का वैल्यू यहाँ पे कैसे निकालेंगे? यहाँ पे थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ का थीटा का वैल्यू कौन सा होगा बताओ? थीटा का वैल्यू कौन वाला एंगल होगा बताओ? अगर मान लो ये वाला एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा? ए और बी के बीच का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री ही ना होगा। देखो इसको आगे शिफ्ट करेंगे और इसको आगे शिफ्ट करेंगे, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो दोनों टेल और टेल मिल गया। इसको आगे शिफ्ट किए ये हो गया बी, इसको आगे शिफ्ट किए ये हो गया ए, टेल और टेल मिल गया, तो ये कितना एंगल हो गया? 120 डिग्री। तो 120 डिग्री तुमको गिवन होगा ताकि तुम ए बी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर सको। समझ में आया? तो सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया? इसमें कैसे कैसे करेंगे बोलो? कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। ठीक, अब देखो इसमें एक स्पेशल केस है, 2-3 स्पेशल केस है, वो हम लोग समझ लेते हैं। स्पेशल केस क्या है भाई? क्योंकि देखो अगले चैप्टर में मतलब एनएलएम जब पढ़ेंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्यों ऐड कर ले रहे हैं
क्यों सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं डायरेक्टली, इतना फॉर्मूला नहीं लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना, डायरेक्टली ऐड करेंगे, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लो कि केस 1 है, केस वन क्या है, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, मतलब ए वेक्टर भी इधर ही है और बी वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो गया। तो रिजल्टेंट देखो क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0 डिग्री रूट ओवर cos 0 डिग्री, इसका मतलब cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया रूट ओवर, और ये क्या है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर रूट ओवर, तो रूट और स्क्वायर कट गया तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी, यानी कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो उनको डायरेक्टली क्या कर देना है, ऐड कर देना है। याद करो जब हम फर्स्ट एग्जांपल दे रहे थे कि दो फोर्स है इधर और इधर 5 न्यूटन का और 5 न्यूटन का, तो दोनों को हम डायरेक्टली ऐड कर दिए थे। क्यों ऐड किए थे, इसी फॉर्मूले को यूज करके ही ऐड किए थे। लेकिन अब जब तुमको पहले से पता चल गया कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को अगर डायरेक्टली ऐड कर देंगे, इतना फॉर्मूला क्यों लगाएंगे, है ना। तुम्हारे पास तो अनलिमिटेड समय है एग्जाम में, है कि नहीं, वहां बैठ के हम लोग फॉर्मूला भी लगाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे, सब कुछ पूरा डेरिवेशन के साथ सब कुछ लिखना होता है वहां पे, है कि नहीं, करना रहता है, नहीं करना रहता है ना यार, उसमें भी सोच रहा है कि अच्छा अनलिमिटेड समय है हमारे पास, सोच रहा है, अरे अनलिमिटेड समय नहीं ना है, तो कुछ चीजों का शॉर्ट ट्रिक भी तो करना होगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्टली उसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे सीधा, और कुछ नहीं करना, सीधा ऐड कर देना, ठीक है, समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो दूसरा केस है, केस 2 क्या है, अगर मान लो दो वेक्टर के बीच का एंगल है, दो वेक्टर ऐसे इंक्लाइंड है, ए इधर है और बी इधर, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री। तो हम लोग को रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 डिग्री रूट ओवर, तो यहाँ पे देखो cos 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, वेरी गुड, 2ab यहाँ पे -1 मल्टीप्लीकेशन में, तो ये -1 यहाँ से हटा के यहाँ लगा दें, कोई दिक्कत। अब देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ओवर, तो ये कट गया, कितना आ गया a माइनस बी, यानी कि दो वेक्टर अगर जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। जैसे मान लो कि अगर ये इधर 10 न्यूटन है और इधर 5 न्यूटन है, तो क्या करेंगे, 10 में से 5 को घटा देंगे और नेट फोर्स किधर आएगा, इधर आएगा, कॉमन सेंस लगा लेंगे ना, 10 न्यूटन से खींच रहे हैं तो हम नेट 5 न्यूटन से खींच रहे होंगे, क्योंकि 5 न्यूटन से तो इधर भी खींच रहा है और नेट किधर खींच रहे होंगे, इस डायरेक्शन में खींच रहे होंगे, मतलब बड़े वाले डायरेक्शन में ही नेट रिजल्टेंट का डायरेक्शन आ जाएगा, समझ में आई बात, कोई दिक्कत। अगर मान लो केस 3, अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर ऐसा हो 90 डिग्री, ए इधर है और बी इधर है, ठीक है, दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब क्या रिजल्टेंट आ जाएगा बताओ, बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90 डिग्री, और cos 90 0, cos 90 0। तुम लोग एक आदमी मेरा माथा फोड़वा देगा, हम खुद फोड़ लेंगे अपना माथा, तो ऐसा तो जवाब ही देता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, तो पूरा 2ab cos खत्म हो गया, 0 हो गया, तो बचा क्या सिर्फ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, समझ में आ रही बात। तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, अगर दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो सीधा उसका क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, खत्म हो गया बात, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज हम लोग को याद रखना, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये तीनों हर जगह तुमको मिलेगा और हम डायरेक्टली यूज कर देंगे ये फॉर्मूला, मतलब अगर दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होगा तो सीधा लिख देंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या करेंगे, a प्लस बी, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करेंगे, a माइनस बी, समझ में आई बात, कोई दिक्कत, ठीक है। तो कोई दिक्कत समझ के दो वेक्टर को कैसे
ऐड किया जाता है ना, दो वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है, ये चीज समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझने वाले हैं, जैसे अभी हम लोग समझे थे कि दो वेक्टर को ऐड करके एक तीसरा वेक्टर ला दिए, दो वेक्टर को ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बना दिए, है ना। अभी हम लोग क्या सीखेंगे कि एक सिंगल वेक्टर को दो वेक्टर में कैसे तोड़ा जाता है, ठीक है। अभी हम लोग क्या सीखेंगे, एक वेक्टर को दो वेक्टर में कैसे तोड़ा जाता है। इसको हम लोग, इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसमें यह था कि दो वेक्टर किसी भी एंगल पे इंक्लाइंड हो, उसको ऐड करके एक सिंगल वेक्टर बनाया जा सकता है। लेकिन जब हम किसी वेक्टर को तोड़ेंगे, मान लो ये एक्स एक्सिस कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर, और इसको क्या बोलेंगे, वाई कंपोनेंट ऑफ आर वेक्टर। क्यों बोलेंगे ऐसा, क्योंकि देखो ये आर वेक्टर जो है एक्स एक्सिस में क्या इतना ही दूर तक फैला हुआ है, देखो ये समझ में हम क्या बोले, ये आर वेक्टर अगर ऐसे है तो देखो इतना ही दूर तक फैला हुआ है। अगर मान लो ये आर वेक्टर थोड़ा सा और इधर होता तो देखो अभी इसका एक्स में लेंथ बढ़ जाता कि नहीं, और वाई में घट जाता, समझ में आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अलग अलग इंक्लाइनेशन पे एक्स कंपोनेंट अलग अलग आएगा और वाई कंपोनेंट अलग अलग है। देखो ये आर वेक्टर जो है वाई में देखो इतना ही दूर तक फैला हुआ है कि नहीं, देखो इतना ही दूर तक फैला हुआ है। इसी वेक्टर को शिफ्ट करके यहां ला देंगे तो ये ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग ये सम हो जाएगा, और इसी वेक्टर को उठाकर यहां ला देंगे तो ये पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग ये सम निकलेगा। समझ में आई बात, ठीक है, कोई दिक्कत। तो पैरेललोग्राम और ट्रायंगल रूल एक ही होता है, बस उसका स्टेटमेंट अलग अलग है। जैसे ट्रायंगल रूल में हम लोग क्या कर रहे थे कि दो वेक्टर को ऐड करना है तो उन दोनों को क्या करेंगे, ट्रायंगल के दो साइड के फॉर्म में लिखेंगे और सेम ऑर्डर में लिखेंगे, और जो ट्रायंगल का जो थर्ड साइड होगा दैट विल बी इन अपोजिट ऑर्डर, वो क्या होगा, उन दोनों का सम होगा, ठीक है, रिजल्टेंट होगा। और पैरेललोग्राम में क्या कहते हैं कि दो वेक्टर को हम लोग पैरेललोग्राम के दो कंसेक्यूटिव साइड के फॉर्म में लिखेंगे इन अपोजिट ऑर्डर, है ना, और उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो सम होगा उन दोनों का। बस कहने का तरीका अलग है, दोनों से फॉर्मूला एक ही आना है, ठीक है। तो यहां से हम लोग समझ जाएंगे कि एक वेक्टर को हम लोग ऐड अगर तोड़ेंगे तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में तोड़ेंगे। देखो ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 90 है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। इस कंडीशन में हम लोग तो कैसे निकालेंगे, इसको आगे शिफ्ट करेंगे, टेल और टेल मिल जाएगा, इस वेक्टर का टेल और टेल मिल जाएगा, तो ये भी एंगल कितना होगा, 90। समझ में आ रहा है ना। ऐसा ही क्यों करेंगे, 90 डिग्री पे ही इंक्लाइंड वेक्टर पे क्यों तोड़ सकते हैं पता है, ऐसा ही हमेशा क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि कोई भी वेक्टर होता है ना इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे नेचर में वेक्टर इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, हमेशा दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे पता चला कि ऐसा ही एग्जिस्ट करता है, तो जैसे मान लो कभी तुम्हारा शर्ट फटा है, मतलब ऐसे खरोच लग के ऐसे जा रहे हो, खरोच लग के फट गया, कभी होता है ना बेंच में कील निकला हुआ रहता है, बैठते हैं उठते हैं, बस हो गया कहानी खत्म। तो वो जब भी फटता है ना तो देखो ऐसे फटेगा हमेशा, यहाँ पे खरोच लगा ना तो ऐसे उखड़ेगा, और एक इधर फटा और एक इधर फटा और ऐसे उखड़ जाएगा। कभी ऐसा देख लो, एक्सपीरियंस किया हो, या तो एकदम सीधा ही फटेगा, कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, या तो फटेगा तो ऐसे ही फटेगा। बहुत फाड़ लिया, समझ में आया, समझ में आया कि बस खाली हंसते ही रह गया, जो हम समझाना चाहते थे वो समझ पाया कि उसके आसपास ही भटकते रह गए फटने के चक्कर में। समझ में आया ना। नेचर में फोर्स हमेशा ऐसे ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस में ही एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हम लोग किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर में ही रिजॉल्व करते हैं। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग को समझ में आ गया, तो हम लोग को क्या करना है, इस आर वेक्टर को इन दोनों वेक्टर के सम के फॉर्म में लिखना है। जैसे हम लोग पहले इसको लिख रहे थे ना, a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू आर लिखते थे ऐसे। अभी यहां पे क्या लिखेंगे, आर वेक्टर को पहले से पता है, हम लोग क्या लिखेंगे,
आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप। ये क्या हुआ समझ में आया? देखो इस वेक्टर का इधर वाला जो मतलब आर वेक्टर एक्स एक्सिस में इतने दूर तक फैला हुआ है, मतलब आर एक्स क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है, लेंथ है जितना वो उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो एक वेक्टर दो वेक्टर का ही सम हो सकता है ना, तो वेक्टर लिखेंगे तो उसके बगल में उसका डायरेक्शन भी लिखना पड़ेगा ना। फिर आर वाई क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है, इसका लेंथ है, तो लेंथ के बगल में क्या लिखना पड़ेगा? डायरेक्शन। आई क्या है? आई क्या है? आई है यूनिट वेक्टर, आई जे और के कैप, आई कैप जे कैप एंड के कैप, ये क्या है? यूनिट वेक्टर। इसका जिंदगी में एक ही काम है, क्या काम है इसका जिंदगी में? डायरेक्शन देना। जैसे होता है ना हम लोग की लाइफ में बहुत सारा ऐसा आदमी होता है, बस जिंदगी में उसका एक ही काम होता है, दूसरों को डायरेक्शन देना। खुद क्या कर रहा है उससे मतलब नहीं है, लेकिन दूसरों को डायरेक्शन देता है। तो वही वेक्टर है आई जे के, ठीक है। एन कैप भी एक आएगा, जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो एन कैप आएगा, वो भी एक यूनिट वेक्टर है। तो आई एक ऐसा वेक्टर है जो ये बताता है एक्स का, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। मतलब कोई भी वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई कैप। अगर कोई वेक्टर वाई डायरेक्शन में है तो उसका डायरेक्शन हम क्या लिख सकते हैं? जे कैप। समझ में आ रही बात? और कोई वेक्टर अगर z एक्सिस के अलोंग है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? के कैप। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? ठीक है। अब हम लोग देखो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप ऐसे लिख सकते हैं। अब ये आर एक्स और आर वाई का मैग्नीट्यूड भी तो लिखना होगा, ये तो मैग्नीट्यूड नहीं है ना, ये तो इसको डिनोट करने के लिए ऐसे लिखे हैं। आर एक्स का लेंथ क्या हो जाएगा सोचो, अगर ये वाला एंगल थीटा है, देखो ये वेक्टर आर है, देखो पहले तुमको क्या गिवन था? ये गिवन था, ये गिवन था, इन दोनों के बीच का एंगल गिवन था। और अब क्या गिवन है? आर और थीटा। पहले देखो तुमको आर और अल्फा निकालना होता था, अभी इस बार आर और थीटा गिवन है और ये दोनों निकालना है। समझ में आ रहा है ना? पिछले बार जो पता था इस बार वो नहीं पता है, और पिछले बार जो नहीं पता था इस बार ये पता है। तो हर बार नहीं पता से पता की तरफ जाना है। तो इस बार हम लोग को ये पता है, ये पता है, ये और ये पता करना है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ठीक है। तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा बताओ? आर कॉस थीटा नहीं हो जाएगा? और इसका लेंथ कितना हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? देखो निकाल लेंगे ना। समझ में आया? नहीं समझ में आया तो देखो इधर, ये थीटा है, ये कितना है? आर है। ये वाला लेंथ कितना है? आर है ना। ये क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? P बाई आर। तो यहां से P इक्वल टू क्या निकल कर आया? आर साइन थीटा। देखो आर साइन थीटा। और कॉस थीटा अगर लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? B बाई आर। तो यहां से क्या निकल कर आया? बोलो। P इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो ये आर कॉस थीटा हो गया और ये आर साइन थीटा हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब देखो, अब हर बार ये करने का जरूरत नहीं है। क्या करेंगे? अब ट्रिक याद कर लेंगे, क्योंकि अनलिमिटेड समय तो है नहीं हमारे पास। तो ट्रिक क्या है कि अगर आर वेक्टर को थीटा के साइड मोड़ा जाएगा तो क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा। थीटा के साइड मोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे? आर कॉस थीटा। और थीटा के अपोजिट मोड़ेंगे तो आर साइन थीटा। देखो यही वाला वेक्टर ना यहां पे उठाकर लिखे हैं। तो थीटा के अपोजिट मोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? आर साइन थीटा। कोई दिक्कत? ठीक है, नहीं समझ आया? अगर मान लो वेक्टर ऐसे दिया हुआ आर और इस बार ये थीटा दिया हुआ है, तो हमको बताओ कि इधर वाला लेंथ क्या होगा, इधर वाला लेंथ क्या होगा? बताओ इधर वाला लेंथ क्या होगा? आर साइन थीटा। वेरी गुड। थीटा के अपोजिट मोड़ेंगे तब ना ये वाला लेंथ मिलेगा, क्योंकि देखो इस बार ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या इधर हो जाएगा? तो परपेंडिकुलर के लिए देखो हम लोग परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या लगाए थे? साइन थीटा। इसका मतलब कि इस बार परपेंडिकुलर ये है तो परपेंडिकुलर इधर आ जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? तो इधर हो गया आर साइन थीटा और इधर क्या होगा? आर कॉस थीटा। ठीक है, समझ में आ रही बात? ये बहुत ही एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना? तो इसलिए एक एक चीज समझ लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिक्स में 11 12 सब चैप्टर में आएगा।
तो तुमको कहीं भी इससे मुलाकात हो जाएगी तो तुमको कहीं भी ये चीज समझना पड़ सकता है कि ये कैसे हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अब देखो इसमें हम लोग दो तीन सिचुएशन देख लेते हैं, दो तीन सिचुएशन देखते हैं और हम लोग समझ लेते हैं कि कैसे कैसे हम लोग वेक्टर को लिखेंगे। जैसे मान लो ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इधर x है, इधर y है और इधर क्या है -x और इधर क्या है, ठीक है। मान लो अगर वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, वेक्टर a और इधर एंगल दिया हुआ है थीटा, और एक वेक्टर दिया हुआ है इधर वेक्टर b और ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, एक वेक्टर दिया हुआ है इधर और ये वाला c दिया हुआ है और ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा, और एक वेक्टर इधर है, मान लो ये वाला एंगल दिया हुआ है थीटा और ये है d वेक्टर। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, सारे वेक्टर को हम लोग ऐसे ही तोड़ तोड़ के लिखेंगे। और इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इस जैसे वेक्टर को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, एक्स आई कैप वाई जे कैप के फॉर्म में लिखा जाता है। वेक्टर के इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म क्यों बोले, क्योंकि ये क्या था, एक्स कंपोनेंट था ना, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर, और ये क्या था y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आर। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताइए व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए, तो क्या लिखोगे हमको बताओ, बताओ। वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए, देखो x कंपोनेंट पहले लिखेंगे, तो अभी वेक्टर ए को थीटा की तरफ मोड़ेंगे तब ना x कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है ना। अभी छापने का जरूरत नहीं है, खाली तुम लोग छपाई मशीन चालू करेगा तुरंत। इधर क्या है, इधर x कंपोनेंट है, तो इधर a है, a को थीटा के तरफ मोड़ेंगे तो x कंपोनेंट मिलेगा। तो इसका मतलब तुमको क्या लिखना होगा, a cos थीटा और डायरेक्शन बगल में i कैप, प्लस थीटा के अपोजिट मोड़ेंगे तो y कंपोनेंट मिलेगा। तो क्या लिखोगे, a sin थीटा j कैप। लिख दिए कि नहीं, बहुत आसान है। जल्दी से हमको बता दो b क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, लिखो d क्या होगा। देखो हम b बता देते हैं, पहले b बता देते हैं। देखो b कैसे लिखेंगे हम लोग, तो देखो b को अगर हम लोग थीटा के अपोजिट मोड़ेंगे तब x कंपोनेंट मिलेगा। पहले x कंपोनेंट लिखते हैं, फिर बाद में y कंपोनेंट लिखते हैं। तुम्हारा मन कर रहा है पहले y कंपोनेंट लिखो बाद में x कंपोनेंट लिखो, लेकिन ये सिंपल सा कन्वेंशन है कि पहले x लिखते हैं फिर बाद में y लिखते हैं, ठीक है ना। तुम्हारा मन कर रहा है कि नहीं हम पहले y लिखेंगे तो y लिखो, बाद में x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मल इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, x को पहले y को बाद में लिखते हैं। तो देखो अब हम लोग b को लिखेंगे तो b को x की तरफ ले जाएंगे तब ना हम लोग को x कंपोनेंट मिलेगा। तो b को क्या लिखेंगे बोलो, b sin थीटा, sin थीटा, थीटा इधर है, थीटा का अपोजिट मोड़ना है ना, तब ना x कंपोनेंट मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, b sin थीटा और क्या लिखेंगे, वो भी माइनस में, क्यों, क्योंकि देखो माइनस x की तरफ है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं माइनस i कैप, ऐसे लिखते हैं। इस माइनस को हटा के यहाँ से यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। प्लस क्या लिखेंगे बोलो, b cos थीटा j कैप। अभी j तो पॉजिटिव में ही है तो प्लस ही रहेगा, और थीटा के साइड मोड़ेंगे तब हम लोगों को y कंपोनेंट मिलेगा। तो क्या लिखेंगे, b cos थीटा j कैप। समझ में आया, समझ में आया। तो c और d लिख के दिखा दो जल्दी से हमको फटाफट, सब अपने अपने कॉपी में लिखो। पहले छापना है तो छाप लो, बाद लिखो, नहीं नहीं छापो मत, छोड़ो, अभी है ही तुम लोग का नोट पे तो है ही। एडिट कर देना ये सब। So minus c sin theta I cap minus c cos theta j। सब लोग लिख पाए, सब लोग लिख लो, पहले सब लोग लिख लो, फिर हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे।
और सबको अपना अपना दिमाग लगाना है, सबके पास अपना अपना दिमाग है ना, कोई दूसरा का दिमाग नहीं यूज करता है, सब अपना अपना दिमाग लगा के लिखो। और नहीं समझ में आया तो सीखो, तुमको खुद सीखना है, एग्जाम में तुम्हारे साथ कोई नहीं रहेगा। लिख लिए? हो गया? सबका हो गया क्या? नहीं, सबका नहीं हुआ है। जल्दी लिखो, गलत सही जो लिखना है लिखो, बस लिखो। लेकिन लिखिए साहिब जी, ठीक है, लिख लिए ना सब लोग? देखो देखो सब लोग चेक करना अपना क्या क्या लिखे हम लोग। देखो सी लिख रहे हैं तो सी इधर है। देखो एक्स कंपोनेंट लिखना है पहले हम लोग को, तो थीटा के अपोजिट मोड़ना है, तो क्या लिखेंगे? माइनस, वेरी गुड, माइनस सी साइन थीटा आई कैप। थीटा के अपोजिट मोड़ रहे हैं ना, अपोजिट मोड़ेंगे साइन थीटा लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और क्या लिखेंगे? माइनस सी कॉस थीटा जे कैप। देखो इसको थीटा के तरफ मोड़े तो y कंपोनेंट मिला, और y भी कैसा मिला? नेगेटिव। माइनस माइनस दोनों में माइनस आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? सब लोगों का सही था क्या ये वाला? नहीं था। जिनका भी नहीं था सही वो समझ लिए ना कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ, क्या सोचने में कमी रह गई तो गड़बड़ हो गया। ठीक है ना? बोलो, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, डी बताओ, डी बताओ। डी साइन थीटा आई कैप, डी साइन थीटा आई कैप। देखो इसको इधर मोड़ेंगे, थीटा के अपोजिट मोड़ेंगे तो एक्स कंपोनेंट मिलेगा, तो क्या लिखेंगे? डी साइन थीटा आई कैप माइनस डी कॉस थीटा जे कैप। लिखना सीख गए? कोई दिक्कत? तो इन्हीं चारों कोड, अरे ज्यादा खुश नहीं होना है, इन्हीं चारों कोऑर्डिनेट में से ही किसी मान लो इस क्वाड्रेंट में या इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट, इन्हीं चारों क्वाड्रेंट में से ना किसी क्वाड्रेंट में तुमको वेक्टर मिलेगा कभी भी। तो चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो तुम लिख सकते हो उस वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म खुद से, लिख सकते हो ना? ठीक है ना? जैसे मान लो कि अगर तुमको दिया हुआ है सिचुएशन, कैसे दिया हुआ है, जैसे मान लो इधर एक वेक्टर है, इधर ऐसे लिखा हुआ है और ऐसे लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कैसे लिखेंगे कंपोनेंट फॉर्म में? देखो इसको क्या करेंगे, जिस पॉइंट पे सारा वेक्टर कंसंट्रेटेड है उसी पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे? ओरिजिन। और इसको देखो आगे शिफ्ट कर देंगे इधर, तो देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसको इधर आगे शिफ्ट कर देंगे इधर। समझ में आ रहा है? तो अब देखो इसका कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा? बताओ, इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बताओ। ये बीच में नहीं है, इसको क्या लिखेंगे? ए कॉस थीटा ए आई कैप, बस, क्योंकि बीच में नहीं है, पूरा का पूरा तो इधर ही है ना, तो क्या लिखेंगे? ए आई कैप। समझ में आया? नहीं समझ में आया। अच्छा देखो, अगर देखो एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना बना हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना हुआ है? 0। तो एक्स एक्सिस की तरफ मोड़ने के लिए कितना एंगल मोड़ना पड़ेगा? 0। और एक्स एक्सिस की तरफ ही मोड़ना है, उधर ही का एंगल भी ले रहे हैं, तो cos 0 लिखेंगे कि नहीं? तो a cos 0 लिखेंगे तो cos 0 कितना होता है? 1, यानी कि a ही लिखेंगे। नॉर्मल कॉमन सेंस से समझो, मैथमेटिक्स से समझ लिए, कॉमन सेंस से समझो, पूरा का पूरा वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ ही है, हमको डायरेक्शन लिखना है और मैग्नीट्यूड लिखना है, तो पूरा का पूरा मैग्नीट्यूड इस इधर के डायरेक्शन में, जैसे हम लोग इधर लिख रहे थे, जब ये वाला लिख रहे थे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का लेंथ कितना था? a, लेकिन इधर लेंथ तो कम हो जाएगा ना, इधर लेंथ कम होगा कि नहीं? तो इसीलिए a के साथ कुछ cos थीटा मल्टीप्लाइड है, तो a इंटू cos थीटा कुछ a से कम आएगा। क्यों कम आएगा? a cos थीटा क्यों कम आएगा a से? a में कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा कम ही आएगा, हमेशा कम आएगा, क्योंकि cos थीटा का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में रहता है, और -1 से 1 के बीच में किसी भी नंबर से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमेशा छोटा हो जाएगा। सोचो, अगर देखो -1 से 1 के बीच में क्या है? 1/2 है। अगर 1/2 को अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटा होगा कि बड़ा होगा?
छोटा नहीं हो जाएगा? तो -1 से 1 के बीच में कितना जो भी नंबर है उसको किसी भी नंबर अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर छोटा हो जाएगा। तो देखो a से मल्टीप्लाई किए cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ये पढ़े हो ना मैथमेटिक्स में? नहीं पढ़े हो तो आज याद कर लो। cos थीटा का वैल्यू और sin थीटा का वैल्यू, दोनों का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अगर कभी sin थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए तो समझ लो कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गया है। sin थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा नहीं हो सकता, -1 से छोटा नहीं हो सकता है। cos थीटा का वैल्यू -1 से छोटा नहीं हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमेशा cos थीटा और sin थीटा मल्टीप्लाइड रहेगा। तो देखो a में cos थीटा मल्टीप्लाइड है, 1 से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाइड है a में, तो इसका वैल्यू हमेशा a से छोटा आएगा। ये तो पूरा का पूरा a की तरफ x की तरफ ही है, इसका मतलब कि पूरा का पूरा वैल्यू x में ही है। तो क्या लिखेंगे a i कैप। अगर पूरा का पूरा वैल्यू b की तरफ रहेगा तो क्या लिखेंगे b j कैप। अगर पूरा का पूरा वैल्यू इधर ही रहेगा तो क्या लिखेंगे -a i कैप। अगर पूरा का पूरा वैल्यू इधर ही रहेगा तो क्या लिखेंगे -b j कैप। समझ में आया? तो अगर बीच में रहे, इधर रहे या फिर किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ ही रहे तो हर कंडीशन में तुम कंपोनेंट फॉर्म में वेक्टर लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? बोलो, किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट नहीं है? हम बार बार बोलते हैं भेड़ बकरी मत बनो, शेर बनो हमेशा। नहीं समझ में आए तो पूछ लो। कोई नहीं है ऐसा शेर जिसको नहीं समझ में आया? हाँ बोलो। देखा कितना ना शेर। हाँ बोलो बोलो आदित्य, क्या नहीं समझ में आया बताओ? ये वाला जैसे इसका देखो, ये वेक्टर पूरा था a और इसका परछाई इधर थोड़ा सा कम आ रहा था कि नहीं x एक्सिस की तरफ, तो इसका मतलब कि a इधर जितना फैला हुआ है वो a से तो छोटा ही होगा। तो इसीलिए cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हम लोग को पता है कि cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो a हमेशा a से छोटा रहेगा। लेकिन ये पूरा का पूरा a इधर ही है, इसका मतलब कि ये तो छोटा नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा, जितना है उतना ही रहेगा। जितना बड़ा है उतना ही ना रहेगा बड़ा। तो क्या मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो क्या लिखेंगे a i क्या। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं था? ठीक है ना? अच्छा ठीक है, क्लास के बाद तुम समझ लेना ना, छोड़ो ना। ये अभी याद कर लो ना, अभी याद कर लो, क्लास के बाद समझ लेना। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो देखो, अगर x एक्सिस की तरफ रहेगा पूरा का पूरा वेक्टर, x एक्सिस की तरफ रहेगा तो क्या लिखेंगे a i कैप। y एक्सिस की तरफ रहेगा तो क्या लिखेंगे b j कैप। और पूरा का पूरा वेक्टर -x की तरफ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे -a i कैप। और पूरा का पूरा अगर -y की तरफ रहेगा तो क्या लिखेंगे -b j कैप। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है ना? अब हमको ये समझना है कि आखिर ये फॉर्म लिखने का झमेला लिए ही क्यों हम लोग। जब हम लोग को दो वेक्टर के बीच का सम निकालना आ ही गया, एंगल निकालना आ ही गया, सब कुछ आ ही गया, तो ये क्यों जबरदस्ती का पढ़ रहे हैं? है कि नहीं? दिमाग में आया ये सवाल? नहीं आया तो सुन लो, ये भी सवाल आना चाहिए। क्या आना चाहिए कि ये पढ़े क्यों भाई? जब वो हम लोग पढ़ लिए थे तो ये क्यों पढ़े? तो ये इसलिए पढ़े क्योंकि देखो, हम लोग जो पहले रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला पढ़ रहे थे ना, वो क्या था? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा रूट ओवर। इस फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड दो ही वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं? a और b, c को ऐड नहीं कर सकते। अगर मान लो एक साथ 10, 15, 20, 50 फोर्स आ गया तो क्या करेंगे? पहले एक को 2 में ऐड करेंगे, फिर 2 को 3 में ऐड करेंगे, फिर 3 को 4 में ऐड करेंगे, फिर 4 को 5 में ऐड करेंगे। ऐसा करेंगे क्या? तो जिंदगी भर बैठ के ऐड ही करते रहेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग? उसके लिए तो फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, सबको एक साथ ऐड करने का फॉर्मूला नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए हम लोग देखो, अब मान लो तुमको बोला जाएगा a प्लस b प्लस c प्लस d निकालिए, तो तुम क्या करते? पहले a प्लस b करते, फिर बीच में कहीं आता है रिजल्टेंट, फिर उसको इससे ऐड करते। तो उसमें क्या दिक्कत होता है कि a और b के बीच में ही कहीं आता वेक्टर रिजल्टेंट, a प्लस b आता ना इधर, और इसका एंगल इसके साथ क्या है ये हमको पता ही नहीं है कि नहीं? तो फिर हम लोग तीसरा सम कैसे निकालते हैं?
नहीं निकाल पाते? इसका मतलब कि वो वाला फॉर्मूला हर जगह मतलब एप्लीकेबल है, लेकिन एज इट इज एप्लीकेबल नहीं है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों वेक्टर को अगर ऐड करना है, इन दोनों वेक्टर, इन चारों वेक्टर को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, चारों वेक्टर का क्या लिख देंगे, कंपोनेंट फॉर्म। चारों वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म लिख दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इन सारे आई को एक साथ ऐड कर देंगे। इन सारे आई को एक साथ क्यों ऐड कर पाएंगे बताओ? क्योंकि देखो ये सारा का सारा एक ही डायरेक्शन की तरफ है कि नहीं, एक्स एक्सिस की तरफ ही है। तो एक्स एक्सिस की तरफ है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कि अगर सारा वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो मान लो इन चारों को ऐड करके कुछ आएगा, कुछ आएगा ना। जैसे मान लो हम लोग को क्या निकालना है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ऐसे निकालना है, ये निकालना है एक साथ। तो क्या करेंगे, सबका कंपोनेंट फॉर्म लिख दिए और फिर इन सबका सम लिखेंगे। ये कुछ आएगा, मान लो 2 आया, ये -3 आया, ये 4 आया, ये 5 आया, कुछ भी आया, तो इन सबको ऐड करेंगे। 2 -3 -1 हो गया, फिर 3 हो गया और 5 8 हो गया। समझ में आ रहा? साइन के साथ लेंगे, सबको ऐड करेंगे तो कुछ आएगा, मान लो कुछ आया, मान लो x आया, कुछ x i कैप आ गया, और फिर इन सबको ऐड करेंगे। कुछ मान लो आया y j कैप आया। अब देखो ये a प्लस बी प्लस सी वेक्टर दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया कि नहीं। अब इन दोनों का सम निकाल देंगे। इन दोनों का सम कैसे निकालेंगे सोचो, उसी फॉर्मूले से निकालेंगे। क्या लिखेंगे, ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos किसके बीच का थीटा, a और b के बीच का थीटा, और a और b के बीच का थीटा कितना है 90 डिग्री। ये x एक्सिस की तरफ है ना, देखो ये i कैप क्या है x एक्सिस की तरफ, और ये j कैप क्या है y एक्सिस की तरफ। तो x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो यानी कि क्या हो जाएगा फॉर्मूला, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अंडर रूट। हम लोग अभी पढ़े थे, कुछ देर पहले ही पढ़े थे कि दो वेक्टर अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो दोनों का सम कैसे निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग सम निकाल देंगे। क्या अगर हम लोग को निकालना है, क्या इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या करेंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर ये नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है ये वेक्टर, मतलब ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ऐसे लिख दिए, इसका मतलब हम लोगों को क्या पता करना है, इसका सम का मैग्नीट्यूड। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया। हम जैसे बोल रहे कि ये 5 न्यूटन है, ये 10 न्यूटन है, ये मान लो 7 न्यूटन है, ये 6 न्यूटन है। अब इन तीनों का सम फाइंड आउट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो तीनों का सम फाइंड आउट करेंगे तो हम लोगों को क्या क्या फाइंड आउट करना होगा कि टोटल नेट फोर्स कितना हुआ और किस डायरेक्शन में हुआ। दो चीज फाइंड आउट करना होगा ना, कि इन सब का सम नेट फोर्स कितना आया और किस डायरेक्शन में आया, ये फाइंड आउट करना होगा। दो चीज फाइंड आउट करना है। तो ये जो ऐसे मॉड लिख रहे हैं, इसका मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है वो हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो tan अल्फा यूज करेंगे, और tan अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग इसको a माने हैं और इसको b माने हैं, तो b इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो y sin थीटा, और दोनों के बीच का एंगल कितना था 90 डिग्री, तो sin 91, यानी कि सिर्फ y डिवाइडेड बाय a मतलब क्या x प्लस b cos थीटा, और cos 90 0, तो यानी कि वो पूरा टर्म ही 0 हो गया। इसका मतलब क्या आएगा, सीधा सीधी y बाई x।